नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ 1 हरिहर काका पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री मिथिलेश्वर जी। लेखक ने ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर इस कहानी को लिखा है। इसमें पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच ही पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। लेखक ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है जो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की सेवा नहीं करना चाहता। वहीं पर दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को अभिव्यक्त करते हुए धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी लेखक ने उजागर किया है। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी गई कहानी हरिहर काका। कहानी का सारांश इस प्रकार है। हरिहर काका उसी गांव में रहते हैं जिसमें लेखक रहता था। हरिहर काका 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है। हरिहर काका के 2 विवाह हुए, किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए, अर्थात उनके कोई अपने बच्चे नहीं थे। वे अब अपने भाइयों के साथ ही रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघे खेत जमीन योग्य है, अर्थात खेती करने के योग्य है। यदि इन्हें विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे जमीन आती है। हरिहर काका की भी 15 बीघा जमीन है। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाई की दृष्टि उनकी जमीन पर ही है। हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने लेखक को बहुत आत्मीयता के साथ प्यार किया, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, अर्थात उनके कोई अपने बच्चे नहीं थे और वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्योछावर कर देना चाहते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे, अर्थात लेखक को बता दिया करते थे। लेकिन कुछ समय से हरिहर काका ने अपनी परेशानियां एवं अपनी निजी बातें लेखक को बताना कम कर दिया था। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई। वह कोई ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह ही उससे अपनी सभी निजी बातों को बता दिया करें। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए थे, जिससे वे परेशान रहने लगे थे और इस परेशानी का अंत उनके मौन के रूप में हुआ। अब वह किसी से कोई बात
नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता है कि एक संत यहाँ आकर रहने लगे थे। लोगों ने मिलकर चंदा आदि एकत्रित किया और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि अब भी कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचता तो वह ठाकुरबाड़ी में आकर मनोती मानता, क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको बहुत विश्वास था। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत जमीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता है। जब कभी गांव में कोई बड़ी विपत्ति आती है तो ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। उसके विचार में यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ करते धरते नहीं हैं। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं, जिनमें लोग फंसे ही रहते हैं। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। कुछ सालों के पश्चात उनके परिवार के सदस्यों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उनके मान सम्मान में भी कमी आने लगी। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता था। यदि वे बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी पीने के भी लाले पड़ जाते थे। बीमारी में वह स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव में आया। उसकी खूब खातिरदारी की गई। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया, और वह भी सबके भोजन करने के बाद। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और वह घर छोड़कर निकल गए। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था। अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी समय मिलने पर ठाकुरबाड़ी जाया करते थे। ठाकुरबाड़ी के महंत इस बात को जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। जब महंत को हरिहर काका के गुस्से के विषय में पता चला तो वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने उन्हें समझाया कि उन्हें मोह माया के फेर में न पड़कर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उन्हें वैकुंठ प्राप्त होगा, अर्थात परलोक की प्राप्ति होगी, और यह भौतिक जगत भी सही रहेगा, अर्थात सामाजिक जीवन जो है यह सही रहेगा। इस बीच हरिहर काका की खूब खातिरदारी की गई, अर्थात महंत जी ने उनके वहाँ पर ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका की खूब खातिरदारी की। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए। उनका पूरा मान सम्मान किया गया। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी जमीन जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे तो इससे लोगों के बीच उनका मान सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हरिहर काका जब घर छोड़कर गए थे
तो उनके भाइयों को इस बात का पता नहीं चला था। जब वे लोग खलिहान से लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह भी पता चला कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को प्रलोभन अर्थात लालच दिया जा रहा है। उन्हें लगा कि यदि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महंतों की बातों में आ गए तो उनके हाथ से हरिहर काका के हिस्से की 15 बीघा जमीन चली जाएगी। भाइयों ने पहले तो अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत भला बुरा कहा। किसके लिए? कि हरिहर काका घर छोड़कर चले गए, इसके लिए। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि हरिहर काका घर छोड़कर चले गए, वो सेवा करना चाहते थे। उन्होंने इस बात के डर से अपनी पत्नियों को भला बुरा कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हरिहर काका के साथ उनके हिस्से की जमीन जायदाद भी उनके हाथ से निकल जाए। इसके बाद वे तीनों भाई ठाकुरबाड़ी गए और अपने भाई से वापस चलने की विनती की। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर आने के लिए राजी हुए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने अपने व्यवहार के लिए सबसे पहले उनसे क्षमा मांगी और फिर उनकी खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका घर छोड़कर कभी ना जाएं। इतनी खातिरदारी देखकर हरिहर काका को भी लगा कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। उनके दिल में परिवार के सदस्यों के प्रति दया उत्पन्न हुई। हरिहर काका द्वारा घर छोड़कर एक रात के लिए ठाकुरबाड़ी में रहने और उनके भाइयों द्वारा अनुनय विनय करने पर वापस घर जाने वाली बात गांव में फैल चुकी थी। इस बीच लोगों ने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी थी, जैसे हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोगों की राय इससे भिन्न थी। वे सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के ही नाम कर देनी चाहिए। एक दिन हरिहर काका ने अपने मन की उलझन लेखक को बताई। लेखक को लगा कि हरिहर काका उलझन के कारण सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद हरिहर काका और लेखक ने निर्णय लिया कि हरिहर काका की जीते जी किसी को भी अपनी जमीन जायदाद का स्वामी नहीं बनाएंगे, अर्थात हरिहर काका की जमीन किसी के नाम नहीं की जाएगी, ना महंत जी के नाम ना उनके भाइयों के नाम। क्योंकि इससे पहले भी गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि कोई संतान नहीं थी। उनकी ज़मीन अगर उन्होंने पहले से अपने परिवार के सदस्यों के नाम कर दी थी तो उनका जीवन बाद में एक नर्क के समान हो गया था। इस बीच एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जमीन जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी की ही हो जाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु उनकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वा लिया। अब हरिहर काका के सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह से ही बदल चुका था। उन्हें लगने लगा कि ना तो ठाकुरबाड़ी के महंत और ना ही उनके सगे भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है। वे तो केवल उनसे उनकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि
वे अपनी जमीन अपने जीते जी किसी के नाम नहीं करेंगे। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जमीन जायदाद उनके नाम नहीं करेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जमीन जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और जमीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। इस घटना के होते हुए हरिहर काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। उन्हें पुलिस सुरक्षा दे दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गांव में हरिहर काका की ही चर्चा हो रही थी। कोई उनकी जमीन को उनके भाइयों को देने संबंधी विचार प्रकट करता था तो कोई उस जमीन को ठाकुरबाड़ी को दान में दे देने पर अपनी राय देता था। इस प्रकार पूरे गांव में केवल यही चर्चा चलती रहती थी। अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था कि वे मौन रहने लगे। वे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, केवल खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते थे। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखता था, उनकी सेवा करता था और उनके साथ ही रहता था। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस जवान भी रहते थे और वे हरिहर काका के खर्च पर ही मौज उड़ाते रहते थे। तो बच्चों, ये था कहानी का सारांश। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यह दुनिया स्वार्थों से भरी हुई है। यहाँ अधिकांश व्यक्ति स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्ति के हैं। पारिवारिक संबंध उनके लिए अधिक मायने नहीं रखते हैं। स्वार्थ एवं लालच से परिपूर्ण इस दुनिया में व्यक्ति की कद्र नहीं होती है। हरिहर काका इसके ज्वलंत अर्थात जीते जागते उदाहरण हैं। हमें ऐसी कुप्रवृत्ति से बचना चाहिए और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्ति मिले या ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी मिले तो आप अवश्य उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फिर हम एक नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।